हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चनएयर राउंड जो है शुरू करते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमें कवर करना था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट। जैसे आपने देखा था लास्ट क्लास में जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन आपको बता रहे थे, उसमें 2-3 एप्लीकेशंस आपने देखी थी, जैसे KSP का एप्लीकेशन और कैलकुलेशन ऑफ pH का एप्लीकेशन। ये सारी एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बोला था दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम को चैप्टर अपने क्लास 11th में पढ़ा है, ये उसी के साथ रिलेटेड है। अब देखिए आज की क्लास हमको शुरू करनी है इन 3 सवालों से, और ये तीनों सवाल जो हैं वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों सवाल जो है आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गठबंधन से बनेंगे। मतलब आपको आयनिक नहीं आता तो भी आप इन्हें नहीं कर पाओगे, आपको इलेक्ट्रो नहीं आता तो भी नहीं कर पाओगे, दोनों ही नहीं आते तो मतलब ही नहीं है। मतलब अगर ये सवाल को सही से करना है आपको आयनिक प्लस इलेक्ट्रो दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 11th और 12th आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, गठबंधन किया है, ठीक है। चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हीं के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 वीक एसिड्स का सोल्यूशन है HA1 HA2, दीज आर वीक एसिड्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट पी के वैल्यूज अलग अलग है। पहले वाले की पी के वैल्यू 3 है, दूसरे वाले की 5 है, और इनको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रख दिया है। EMF निकालिए। मतलब क्या है इसका मतलब ये है बेटा कि जो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ लेते हो, आप क्या करते हो, इसमें आप H2 गैस पास करते हो और आप इसे डिप करते हो सोल्यूशन ऑफ H+ आयंस में, हाँ या ना। और ये जो H+ आयंस का सोल्यूशन है ये एक्चुअली वीक एसिड HA1 का है। सिमिलरली यहाँ पर जो आप रख रहे हो वो वीक एसिड HA2 का है, समवॉट लाइक दिस। इस तरीके से ये काम हुआ है। मतलब आप जो नीचे H+ का सोल्यूशन रखते हो वहाँ पे आपने 2 वीक एसिड्स रख लिए। अब बहुत सारी चीज़ मुझे यहाँ समझनी है कि भाई HA1 वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा कैथोड होगा, HA2 वाला क्या होगा। अगर ये इसका पता चल जाए कि ये एनोड होगा तो इसका बताएंगे कि कैथोड होगा। मतलब क्या है, क्योंकि इस पे तो मुझे नहीं पता है ना कि HA1 वाला आपका एनोड है और HA2 वाला आपका कैथोड है, हमें तो नहीं पता। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एनोड बनेगा बेटा और कौन सा कैथोड बनेगा। तो उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहली बात कि हमारे पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका हाफ सेल क्या रिएक्शन क्या होता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैं हाफ सेल रिएक्शन लिख रही हूँ, अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे हाफ सेल का रिएक्शन आप अपने हिसाब से देखिए। अब रिडक्शन रिएक्शन लिखना चाहते हैं रिडक्शन लिखिए, ऑक्सीडेशन लिखना चाहते हैं ऑक्सीडेशन लिखिए। मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रही हूँ हाफ सेल का, तो मैंने इस प्रकार लिखा। मुझे नहीं पता भी H+ किससे आ रहा है, HA1 से आ रहा है HA2 से आ रहा है, मुझे नहीं पता, अभी मैंने लिख दिया ऐसे, राइट। अब अगर इस तरीके से लिखूंगी तो ई सेल क्या होगा मेरा, ई सेल होगा E0 इसका 0 होता है -0.0591/2 लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, यही होगा। 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपका E बन जाएगा -0.0591 लॉग ऑफ H+, और माइनस लॉग ऑफ H+ को pH लिखते हैं तो 0.0591 ऑफ pH हो गया। मतलब EMF जो है pH के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डू यू अंडरस्टैंड, EMF जो है pH के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मेरे पास जो वीक एसिड है HA1 और HA2, ये मेरे पास वीक एसिड है, और वीक एसिड का pH कैसे निकालते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम में मुझे पता है। तो वीक एसिड का pH होता है हाफ ऑफ pKa माइनस log C, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर HA1 वाला जो एसिड है उसका मैं pH 1 लिख रही हूँ तो वो होगा हाफ ऑफ HA1 का pKa कितना है बेटा 3 माइनस log C मुझे नहीं पता तो मैंने log C लिख दिया। और HA2 के लिए pH क्या है, pH 2 होगा हाफ ऑफ pKa माइनस log C, लाइक दिस। बच्चे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन उसने बोला है कि सेम है ना। अब सेम वैल्यू आप कोई भी मान लो, हमारा काम इजी हो जाए तो मैं कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मान रही हूँ, मैंने अपना काम इजी करा। तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मानी तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कैंसिल होगी, तो आपको ऐसे पता चल रहा है कि pH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, pKa के। तो अगर pK बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा, और अगर pH बढ़ेगा तो ये वाला पोटेंशियल कौन सा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए लिखा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज करने की, मतलब एनोड की तरह प्रेफर होगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ से मैं पता करूंगी कौन एनोड और कौन कैथोड, और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा pK किसका ज्यादा है भाई, अब pK ज्यादा है मेरा HA2 का, pK ज्यादा तो उसका pH ज्यादा,
उसका पीएच ज्यादा तो उसका ईएमएफ ज्यादा, और ईएमएफ कौन सा मैंने लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैसा काम करेगा बेटा, एनोड। तो इतना कार्यक्रम मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं एनोड और कैथोड जान सकूं। तो इसका मतलब जो मेरा सेल बन रहा है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है एनोड वो Ha1 का है, ये समझे आप बात को, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो कैथोड है और वो जो है अब Ha2 का है, सॉरी गलत बोल दिया, एनोड जो है वो Ha2 का है और ये Ha1 का है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया क्योंकि Ha2 का जो है pK ज्यादा है, Ha2 के लिए pK ज्यादा है तो pH ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडाइज होगा। बोली बात क्लियर हुई? चलिए, इतना कार्यक्रम तो आपने सिर्फ इसलिए किया। अब आते हैं हाफ सेल की बजाय कंप्लीट सेल रिएक्शन पे, क्योंकि मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन बच्चे लिख दी है। तो जब मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दी है, अब मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन जो है लिखता हूँ। तो मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन देखो कैसे लिखूंगा। अब इसके लिए मैं एनोड है तो ऑक्सीडाइज करूंगा, तो H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बट इसको मैं लिख रही हूँ बेटा, इसका मैं pH 2 लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये Ha2 से आ रहा है। कैथोड पे मैं लिखूंगी 2H प्लस जो कि pH 1 से आ रहा है, गिव मी H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोली बात क्लियर हुई? तो मेरा नेट रिएक्शन क्या बना, ध्यान से देखेंगे, 2H प्लस pH 1 गिविंग मी 2H प्लस pH 2। कैन यू जस्ट रिकॉल द लास्ट क्लास? ये क्या बन रहा है बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई, उसमें मैंने बताया 2 को कैंसिल नहीं करेंगे, तो ई सेल ई नॉट तो 0 होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल का, क्योंकि एनोड कैथोड सेम है। तो माइनस 0.0591 बाय इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल करे, 2 लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, विच इज मतलब pH2 वाली, तो इधर लिख देते हैं pH2 डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर कमिंग फ्रॉम pH1। अब इनको मैं pH1 ना करके Ha2 लिख लीजिए, ज्यादा आपके लिए दिक्कत ना होगी। अब ये 2 सब कैंसिल हो गया, तो ई सेल बेटा बना आपका माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग 2 कैंसिल कर दो, H प्लस Ha2 का बाय H प्लस Ha1 का। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बनेगा। पहली बात, अगर आप नेगेटिव ऊपर ले लोगे तो Ha1 ऊपर आ जाएगा, Ha2 नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर लिखो 0.0591 लॉग H प्लस Ha1 माइनस लॉग H प्लस Ha2। लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि लॉग A बाय B इज लॉग A माइनस B, है ना। और pH होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, मतलब ये माइनस ऑफ pH हो गया। और ये pH किसका है, फर्स्ट का, मतलब pH2 माइनस pH1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये pH हो गया सेकंड वाले का, ये pH हो गया फर्स्ट वाले का, तो pH2 माइनस pH1। और pH2 अभी हमने निकाला था कि pH जो है वो हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग C है, इसी को यहाँ लगा दूंगी, तो मेरा ई सेल बन जाएगा 0.0591 टाइम्स pH2 को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ pK का 2 मतलब 5 माइनस लॉग C, तो दोनों जगह कैंसिल ही होना है, तो इसलिए हाफ ऑफ इसका pK का 3। तो ये बना बेटा आपका 5/2 माइनस 3/2, तो ये आपका 2/2 1 होता है, मतलब आपका आंसर आया 0.0591। सो दिस इज व्हाट इज योर ई सेल। तो आपका ई सेल का वैल्यू बच्चे कितना आया, 0.059। बोलो बात समझ आई? तो इस तरीके से मतलब बढ़िया क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत आराम से आप लोगों को लेना होता है। बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार हम पहुंचते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ निकल प्लस 2 इलेक्ट्रोड इज दिस इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन एसिड सोल्यूशन एंड द पीएच ऑफ एसिड सोल्यूशन आपको निकालना है ईएमएफ जब सेल का 0 हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज भैया इसमें भी मुझे नहीं पता कि कौन एनोड कौन कैथोड, ये भी अब आपको चूज करना पड़ेगा। कैसे चूज करेंगे? आपको ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल का दे रखा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, 0। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, निकल वाले का, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, निकल। समझ रहे बात को? तो ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में आप ही को जज करना पड़े कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा।
तो मैं लिख सकती हूँ कि ई नॉट वैल्यूज निकल से निकल +2 जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है ई नॉट वैल्यू ऑफ H2 से H+ की। तो इसका मतलब ये वाला मेरा एज एनोड होगा और ये वाला एज मेरा कैथोड होगा। ठीक है, तो अब निकल वाला मेरा एनोड है, मतलब मेरा रिएक्शन होगा एनोड पे, निकल इज गोइंग टू निकल +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड जो है उस पे हमारा H2 है, वो H2 जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बन के वो रिड्यूस होगा। क्लियर हुई बात? तो मेरा नेट रिएक्शन बना बेटा 2H+ aqueous will react with nickel to give me nickel +2 aqueous plus H2 गैस। राइट, अब गैस का प्रेशर तो हमें यहाँ दे नहीं रखा, तो हम बाय डिफॉल्ट 1 ले लेते हैं। ठीक है, और एसिडिक सोल्यूशन का pH निकालना, मतलब टेक्निकली मुझे H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है जब EMF सेल का 0 हो जाए। तो पहले आप लिखिए नर्स इक्वेशन, EMF होगा ये, E नॉट ऑफ सेल क्या होगा, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का क्या होगा बताइए, 0, उसका तो ऑक्सीडेशन भी 0 होता है, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, दे रखा है इसका नेगेटिव वाला वैल्यू, तो -0.0591/2 लॉग निकल +2 की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ गई डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन हो गई H+ का स्क्वायर। बोली बात क्लियर है? अब इस केस में ये वाला वैल्यू मुझे पता है 0 है, तो मेरा ई सेल भी मुझे 0 करना है, हालांकि तो ये वैल्यू हो गया मेरा 0 पॉइंट कितना आएगा 236। निकल +2 की कॉन्सेंट्रेशन मुझे दी है क्या, नहीं दी गई। तो मैं एक तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं दी गई है तो मैं 1 लीटर मान लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने इसको भी 1 मोलर मान लिया। तो मेरा हो गया log ऑफ 1/H+ की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको हटा देते हैं, यहाँ से 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। बेटा ये चीज़ बन गई मेरी pH, और मुझे ई सेल को क्या करना है बेटा 0, तो वैल्यू हो गया 0.236 इज इक्वल टू 0.0591 ऑफ pH। तो pH का वैल्यू आ गया 0.236/0.059। बात क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हो। बोले बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का। इसको देखते हैं अभी हमें क्या कह रहा है। अब 2 सवाल करने के बाद आपको थोड़ा pH वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली pH से सवाल बनते कैसे हैं। ये pH वाले सवाल मैंने हालांकि इसलिए ही चूज करे हैं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों को भी, तुम्हें आयनिक आता है नहीं आता, बट ये आप लोगों को मैं समझा भी रही हूँ और साथ साथ में एक तरीके से बोलो धमका भी रही हूँ कि अगर तुम्हारा आयनिक सही नहीं है ना तो तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा कहानी खराब चलेगी। ठीक है, तो कर लेना जरा उसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं इस पे। यहाँ पे बच्चे सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुझे दे रखी है, हालांकि इस रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज नहीं है, बट दैट डज नॉट मैटर। हमने स्टडी किया था कि देयर आर सर्टेन रिप्रेजेंटेशन और सर्टेन सेल्स वेयर डू नॉट यूज सॉल्ट ब्रिज, राइट? कूल। हमारा ई नॉट वैल्यू हमें दे रखा है, मिनिमम मास NaOH का निकालना है ताकि वो RHS में जितने भी H+ है उसे कंज्यूम कर सके। शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन बोलूंगी मैं इसे, क्योंकि अब ये आपको आयनिक में ना लाके बेसिकली वो रिडॉक्स से आपको टच कर गया या फिर ग्राम इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट से आपको टच कर गया। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहली चीज ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये मुझे यहाँ से दिख रहा है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का काफी ज्यादा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, 0 होता है इनफैक्ट, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये सेल तो ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, हालांकि देखो सुनो मेरी बात, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, कई जगह कंफ्यूजन होता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा होता है और ई नॉट भी दे रखा होता है। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया ना तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही एनोड कैथोड सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस सवाल में तो नहीं दिया था ना ही इसमें दिया था, तो मैंने ई नॉट के बेसिस पे चेक करा, इधर मैंने pH के बेसिस पे किया, इधर दोनों है। ठीक है, तो हालांकि ये पर्टिकुलर केस है जिसमें दोनों वर्क कर रहे हैं, मतलब इसके हिसाब से भी जिंक को ऑक्सीडाइज होना चाहिए और सेल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने जिंक को ऑक्सीडाइज करा है। बट ऐसा हो सकता है, फॉर अ वाइल एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज ये माइनस होता तो इसके हिसाब से हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए तब, पर सेल रिप्रेजेंटेशन में जिंक एनोड है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं किसको ट्रू मानूं मैम? मैं उसको मानूंगी जो कि आपको सवाल में दिया है। तो सवाल में अगर नर्स्ट इक्वेशन भी दे रखी है और ई नॉट भी दे रखा है तो आपको ई नॉट से चेक नहीं करना कि ये एनोड होना चाहिए कैथोड होना चाहिए, वो नहीं करना। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस दिया आपको एग्जामिनर ने, क्या दिक्कत है? नॉन स्पॉन्टेनियस मान के सॉल्व करो। ठीक है, जो सेल रिप्रेजेंटेशन अगर दे रखा होता तो सेल रिप्रेजेंटेशन में जो एनोड है उसे एनोड मानो, भले ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है।
ये छोटी सी बातें होती हैं जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसके लिए फिर बार बार आके मेरे को बोलते मैम ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ऐसे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए, जिंक को ऑक्सीडाइज कराते हैं अपन लोग, ऑक्सीडाइज हो गया जिंक, और 0.1 मोलर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन मुझे प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ कैथोड है, मतलब रिडक्शन होगा तो 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन जाएगा। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया, सिर्फ मोलारिटी नहीं दे रखी, सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका प्रेशर आपको 1 atm दे रखा है। ठीक है, चलो भैया, सबसे पहले काम किया जाए, इस केस में H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकाला जाए। ठीक है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर मैंने एक बार H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया तो मेरा काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक चीज इस क्वेश्चन में भी दे रखी है जो मैं यहाँ लिखना भूल गई, वो है EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल इसने दे रखा है 0.71 वोल्ट, है ना, क्योंकि उसके बिना तो फिर 2 अननोन हो जाएंगे। तो ये भी आप अपने सवाल में लिख लीजिए। ठीक है, EMF ऑफ सेल दे रखा है ये, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। E सेल हो गया आपका E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591/n, n का वैल्यू 2 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, प्रेशर आएगा, नीचे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस का स्क्वायर। तो EMF ये दे रखा है 0.71, E0 होगा रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का तो रिडक्शन 0 है, एनोड का रिडक्शन, देखिए ये ऑक्सीडेशन है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन होगा इसका प्लस करके, तो ये वैल्यू आया आपका ये लॉग ऑफ जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है बेटा, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता करनी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपका इसको 0.6 है तो ये आपका आ गया, मतलब माइनस 0.05 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ 0.1/H+ का स्क्वायर। इसको ऐसे 0.06/3 0.03 लिख रही हूँ मैं, तो 0.05 इज इक्वल टू 0.03 लॉग 0.1 माइनस लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब इस केस में देखो ये 0.05/0.03 इज इक्वल्स टू लॉग 10⁻⁻1 क्या होगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग H+, और लॉग ऑफ प्लस माइनस लॉग H+ को pH लिख सकते हैं, तो ये हुआ 5/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ना करके प्लस 2 pH, है ना। हालांकि आपको pH नहीं निकालना, आपको H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो एक ही बात है, पहले pH निकाल लो। तो 5/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ pH हो गया, तो ये आपका हो गया 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू pH, तो आपका pH का वैल्यू आया बेटा 1/3। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, आपके H+ जो होता है वो होता है 10⁻⁻ ऑफ pH एक तरीके से, तो 10⁻⁻ ऑफ 1/3। हालांकि इसको आपको सॉल्व अगर करना है तो आपको एंटीलॉग वगैरह लेना होगा, बट अगर आपके एग्जाम में एंटीलॉग तो नहीं देते हैं तो आप इसको ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यूज वो इतनी आसान देंगे कि आप लोग कर लेंगे। एनीवेज, H+ का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गया। अब जो भी कॉन्सेंट्रेशन है H+ का वो 1 लीटर में, मतलब टेक्निकली ये वाली जो चीज़ है ना, ये मोलारिटी और मोलारिटी 1 लीटर में, तो मैं इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास H+ के आगे, लेट्स से इसे सॉल्व करके x आ रहा है तो x मोल्स आ गए। अब आपको निकालने हैं NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये H आ कहाँ से रहा है बेटा, HCl से आ रहा है। HCl का भी n फैक्टर 1 है, NaOH का भी n फैक्टर 1 है, तो जितने मोल्स HCl के हैं उतने ही मोल्स आपको किसके डालने पड़ेंगे, NaOH के, बस इतना ही यूज करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के आप कितने डालोगे, वो भी x मोल ही हो जाएगा। तो मास ऑफ NaOH कितना हो गया, जो भी मोल्स आ रहे हैं, ठीक है, x इंटू 40 उसका मोलर मास होता है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो बच्चे, सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर हुई। चलिए, जैसे हमने 3 क्वेश्चन देखे वैसे हम आगे भी जो है अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आफ्टर दोज 3 क्वेश्चंस लेट्स मूव ऑन टू दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें कह रहा है फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन वाटर एट 298 केल्विन, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज गिवन। पहली बात ये सेल क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखिए Ag प्लस विच इज सैचुरेटेड विद, ये SAT मतलब सैचुरेटेड विद Ag2 CrO4 Ag plus Ag। Now what do you mean by this thing? ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और हमें पूछा गया है केस पे निकालो इस सेल का EMF जो है, ई सेल का जो गिवन है 0.164 गिवन है, मुझे केस पे निकालना है इस सॉल्ट का Ag2CrO4। आपको बेटा देखने से ये पता चल रहा है यहाँ पे एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये जो दोनों मैंने एनोड और कैथोड लिए ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, दे आर नॉट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसमें कोई भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल नहीं है। जैसे जब आप KSP निकालते थे तो आपके पास एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट होता था और एक आपके पास क्या होता था, मेटल आयन। लेकिन यहाँ पर कोई मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, आपके पास दोनों ही मेटल आयन है। अब इससे KSP कैसे निकालेंगे, देखते कैसे निकालेंगे। पहले इस सेल को आप जरा समझ लो, ये जो मेटल आयन है इसमें जो Ag प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली इस सॉल्ट से आ रही है, और जो ये सेल है इसमें जो Ag प्लस है इसका कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है सवाल में, समझे। तो अगर ये एनोड है तो एनोड पे ये Ag जो जा रहा है वो Ag प्लस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपन लोगों ने C1 मान लिया। तो ये Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो C1 मैंने माना है ये आ रहा है इस सॉल्ट की वजह से, जबकि कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है। तो एक तरीके से ये सेल जो बन रहा है ये बन रहा है Ag प्लस 0.1 मोलर से वी आर गोइंग टू Ag प्लस C1 कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब ये एक तरीके का कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है। तो E नॉट और इसका 0 हो गया, तो E सेल हो गया मेरा, E नॉट 0 हो गया, माइनस 0.0591 बाय n कितना है 1 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 बाय 0.1, यही मैं लिखूंगी। और ई सेल का वैल्यू मुझे दिया है 0.164, तो इसको मैं 0.06 मान लेती हूँ अप्रोक्सीमेटली। लॉग C1 बाय C2S को 0.1 बाय C कर लेते हैं, तो ये 0.164 डिवाइडेड बाय 0.06 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.1 माइनस लॉग ऑफ C1 लिख सकते हैं। ये लॉग 10⁻⁻1 क्या होता है, लॉग ऑफ 10⁻⁻1 वुड बी -1, सो दिस इज -1 माइनस लॉग C1। अब यहाँ पे आपको एंटी लॉग की आवश्यकता पड़ेगी, सवाल में आपको एंटी लॉग दिया रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी एंटी लॉग आ रहा है वहां से आप C1 का वैल्यू निकाल लीजिए। लेट्स से C1 का वैल्यू आ रहा है बेटा x मोलर, तो अब इससे KSP कैसे आएगा, इससे KSP ऐसे आएगा कि जो Ag2CrO4 है बेटा ये टूटेगा एज 2Ag प्लस एंड CrO4 2 माइनस, हाँ या ना। इस केस में Ag प्लस की कौन सी, देखो अगर आप इसका KSP लिखोगे तो आप इसे कैसे लिखोगे 2S और S, हाँ या ना, ऐसे लिखोगे ना। और टेक्निकली C1 जो है ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, और KSP के लिए मैं Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 2S लिख रही हूँ, तो मतलब सीधी सी बात है 2S का वैल्यू x है तो S का वैल्यू है S/2। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझनी, बोली बात क्लियर हुई। तो KSP क्या हुआ इसका 2S का होल स्क्वायर इंटू S मतलब 4S क्यूब, और S का वैल्यू आपको पता ही है, तो 4 इंटू x/2 का होल क्यूब, सॉल्व एंड गेट योर आंसर आउट ऑफ इट, राइट। तो KSP ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ हम वैसे भी कर सकते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड लेकर भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी तो हम इस तरीके से भी जो है प्रोसीड कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ कितनी है, जब कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी तो सवाल अपने आप बनेंगे। बोलिए बात क्लियर हुई, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को जरा मैं देखें एक बार, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले ये सवाल, हालांकि आप जब पहली बार देखेंगे आप कहेंगे मैडम ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप क्यों करा रहे हो इसे। मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें कई बच्चे मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो क्वेश्चन तुम पूछो उससे पहले मैं आंसर कर देती हूँ तुम्हें, है ना। अब क्वेश्चन क्या है मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में एक सेल दे रखा है, तो सबसे पहला सवाल आप मुझसे पूछोगे मैडम ये ए क्या है। ऑफकोर्स आपका सवाल लाजमी है। ए होता है बेटा एक्टिविटी। एक्टिविटी वैसे पढ़ाना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी आप लोग नहीं पढ़ोगे, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अगर आप में से कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आगे जाएगा तो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं होती। अब
फॉर अ वाइल के लिए, जब तक आप अपने 12th में जेई इनफैक्ट एडवांस तक भी और एम्स तक की बात अगर सोचेंगे तो आप बस इतना मान लीजिए, एक्टिविटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। इन केस ऑफ गैसेज एक्टिविटी इज इक्वल टू प्रेशर। एक्टिविटी किसी भी स्पीश का एक्टिव मास होता है, तो अगर गैसेज है तो वो उसका प्रेशर कह सकते हैं मुझसे, और कोई सोल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो। तो टेक्निकली ये इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ही गिवन है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। इस केस में ये एनोड है, ये दिख रहा है मुझे, ये मेरा कैथोड है। मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे को सेल का जो है करंट का वो बताना है, डायरेक्शन। आपको मैडम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो डायरेक्शन हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड जो है मूव करते हैं, तो करंट क्या है, कैथोड से एनोड मूव करेगा। ये तो फिक्स है ना मैडम, आप क्या बता रहे हो इसमें हमें आंसर मतलब ऐसा क्या देना है? तो सिंपल सा सवाल है, इसमें हमें इन सब चीज़ों की क्या जरूरत? हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता है, बिल्कुल यही होता है बेटा। लेकिन वो तब ना जब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करे, मतलब जिसको ऑक्सीडाइज होना है वो ऑक्सीडाइज हो, जिसको रिड्यूस होना है वो रिड्यूस हो। तो जब आपका सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तभी तो आपका करंट जो है, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट में, और करंट जो है कैथोड से एनोड जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में। तो ये सिर्फ तब होगा जब आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है। अगर आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडाइज आप करा रहे हो, जिसको ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, जिसको आप रिड्यूस करा रहे हो वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जिसको आप ऑक्सीडाइज कराना चाह रहे हो वो रिड्यूस होगा, जिसको आप रिड्यूस कराना चाह रहे हो वो ऑक्सीडाइज होगा, है। और अगर उल्टा हुआ तो आपका जो जिसको आपने कैथोड बनाया वो एक्चुअली एनोड बनना चाहिए था, जिसको आपने एनोड बनाया उसको आप कैथोड बनना चाहिए था, है ना। तो टेक्निकली यह सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। फिर आप कहेंगे मैडम वो तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ई नॉट एनोड का ये है, और ये देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा है एनोड से, मतलब रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही है। फिर भी आप गलत बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी वो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, लेकिन सवाल इस कंडीशन में मुझसे पूछ रहा है, इस कंडीशन में वो मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए क्या है क्या नहीं, ठीक है। सपोज ये तो बाई चांस की बात है, 0.1 मोलर है, पर मैं इसको 0.1 कर देती तो क्या ये स्टैंडर्ड होता? नहीं होता। तो इस केस में आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना था, और ईएमएफ ऑफ सेल अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा। कैथोड से एनोड अगर नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका रिएक्शन ही नॉन स्पॉन्टेनियस। आप जिसको कैथोड बना रहे हो वो कैथोड नहीं बनना चाह रहा है, जिसको एनोड बना रहे हो वो एनोड नहीं बनना चाह रहा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? रिवर्स रिएक्शन तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसे एक्टिविटी को 0.1 मान के सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी। तो इसको 0.1 ले लेते हैं यहाँ पे, और ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल क्या होगा? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n log Q। इसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होगा इसका Fe+2 जो है Fe+3 में जाएगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो Ce+4 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ce+3 में जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा Fe+2 Ce+4 will give me Fe+3 Ce+3। तो ई सेल ई नॉट ऑफ सेल क्या है? कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591/1 log। अब देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है Fe+3 और Ce+3 की, तो Fe+3 0.1। अच्छा ये एक्टिविटी देखिए, आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो सेल है ये एक रिडॉक्स हाफ सेल है, दोनों ही रिडॉक्स हाफ सेल है। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है ना उसमें Fe+2 और Fe+3 प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो ये Fe+2 का भी होगा, ये Fe+3 का भी होगा। तो ये एक्टिविटी जो आपको यहाँ दे रखी है ना, ये दोनों आइंस की, ऐसे नहीं बोलेंगे मैम ये तो Fe+2 की है खाली, होती अगर ये Fe होता तो, पर ये Fe+3 है, मतलब ये इसी के साथ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और ये एक्टिविटी फिर पूरे सोल्यूशन की है ना। तो आपके पास यहाँ Fe+3 पहले और Fe+3 की एक्टिविटी 1 है, इंटू Ce+3 की 0.1 है, डिवाइडेड बाय Ce+4 की 0.1 है, इंटू Fe+2 की 1 है। तो आप देखेंगे कैंसिल हो गया, log 1 आपका क्या हो गया? 0 हो गया सीधा सीधा। तो ई सेल आपका पॉजिटिव आ गया, ई सेल पॉजिटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहाँ से है? कैथोड से एनोड। बोले बात क्लियर हुई? ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब इसमें भी एक सोर्स ऑफ मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं, हालांकि सवाल तो आसान ही है। इसमें सोर्स ऑफ मिस्टेक क्या मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि ये कंप्लीट सेल है। सबको लगता है
कि जब आप झटके से सवाल देखते हो ना, प्रेशर होता है दिमाग में, तो आपको लगता है इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, ये हाफ सेल है। ये हाफ सेल नहीं है, ये कंप्लीट सेल है। बस इसमें सॉल्ट ब्रिज इसलिए नहीं डाला क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ H+ है और H+ का सोर्स मेरा सेम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है बेसिकली, और कॉन्सेंट्रेशन सेल तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, बस आपको वैल्यूज प्लग इन करनी है। बट अब ये नहीं कि आपने वो कॉन्सेंट्रेशन सेल रट लिए, मैम हमें तो फॉर्मूला पता है। गलती मत करना है ऐसी, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत बन जाएंगे। फॉर्मूला मत रटना, हमेशा 2 मिनट आपको लगेंगे ज़रूर, बट आप लिख लीजिए। तो फटाफट एनोड पे ऑक्सीडेशन कराइए, H2 जाएगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड पे रिडक्शन कराइए, ये वाला H2 जो है साथ साथ लिख लो, 2 ATM है। यहाँ 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस H2 में जाएगा जो कि 10 ATM है। तो E का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि कई बार ना होता क्या है, हम जल्दबाजी में ना फाइनल अपॉन इनिशियल लिख देते हैं। जब नर्स्ट इक्वेशन में Q लिखते हैं ना, तो फाइनल अपॉन इनिशियल लिख देते हैं, कई इनिशियल अपॉन फाइनल लिख देते हैं। ऐसा मत करो, सेल रिएक्शन लिखो। बिना सेल रिएक्शन के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सवाल भी मत करना, ट्रस्ट मी गलती होगा। तो E0 0.0591 बाय n, n का वैल्यू 2 ले लिया, लॉग ये हो गया मेरा 10 ATM ऊपर आएगा, 2 ATM नीचे आएगा, तो ये log 5 बन गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड गेट योर आंसर आउट ऑफ इट। बात क्लियर हुई बेटा? तो इस तरीके से आपको कुछ जो है अच्छे क्वेश्चंस आज जो है देखने को मिल गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब एक आधा क्वेश्चन अच्छा और भी होगा बहुत, वो आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। सी सम गुड क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन इनटू द असाइनमेंट। असाइनमेंट को देखिए, उसके लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 को सॉल्व करिए। बट आई होप इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़ा सा कंफर्ट आ गया होगा। बाकी जब हमने लेक्चर लिए हैं तो भी हमने क्वेश्चंस करे ही हैं बीच बीच में से, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल करने कैसे, ठीक है।